नमस्कार दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे आपके अभी स्टेनोग्रो 2019 के एग्जाम में, जो कि लेंथी क्वेश्चन थे और कह सकते हैं कि हल्के से बहुत हल्के से डिफिकल्टी थे कि कठिन कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस से सारी चीजें आसान होती हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए 2019 को जो 22/12/2020 को जो पेपर हुआ था 10 AM से 12 PM के बीच में, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसी इनकी अप्रोच रहनी चाहिए थी और कैसे ये बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ूंगा। ABCDEFGH 8 लोग हैं, केंद्र की ओर टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना, होकर वामावर्त रूप से, मतलब वामावर्त होता है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त मतलब होता है हिंदी मीडियम के लिए क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। सो दीज 8 पीपल्स आर सिटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और एंटी क्लॉकवाइज ये आपके बैठे हुए हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, दक्षिण पूर्व का मतलब यहाँ पर है साउथ ईस्ट। इफ जी इज सिटिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो व्यक्ति का और उसके बैठने की दिशा का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन of making a person sit and his direction, which pair is correct? तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को आदमी पढ़ेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, तो लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आएगा। देखिए, बिठाते हैं 8 लोगों को, देखिए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं और वामावर्त दिशा में बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने सेक्शंस मार्क करने। देखिए, ये एंगल, ये कितने का डिग्री का होता है? 360 डिग्री का मतलब एक सर्किल होता है। और कितने लोग बिठाने हैं? 8। जब हम इसको 8 से काटेंगे तो ये 45 बार कटेगा, मतलब सभी लोग 45 डिग्री के एंगल पर बैठे हुए हैं। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है वो कि 8 लोग बैठे हैं, बराबर दूरी पर बैठे, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो उनकी कितने डिग्री पर बैठे हैं? तो सब 45 डिग्री पर बैठे हैं। कैसे? ये हो गया सेंटर, ये आपका एक व्यक्ति बैठा, ये दूसरा बैठा, ये 45 डिग्री का एंगल हुआ। देखिए, ये 45 डिग्री का एंगल है, सब 45। तो एक 45 पे बैठा है, तो अगला कितने में बैठेगा? 90 पर, फिर 45 पर, फिर 90 पर, फिर 45 पर, फिर 90 पर, फिर 45 पर। तो देखिए 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब वामावर्त बैठे थे कि घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती, घड़ी की सुई कैसे चलती, इस तरीके से चलती है, और हमें बिठाने कैसे, इस तरीके से बिठानी है। तो एक की डायरेक्शन दे रहा है, यदि जी साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है, दक्षिण पूर्व में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करें तो आप ये इंश्योर कर लेंगे डायरेक्शन क्या है। केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ये बात भी उसने बोला, टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से ये मुंह उनका है। अब देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपको पता है? ये डायरेक्शन होती है आपकी पूरब, ठीक है। ये कौन सी होती है आपकी? उत्तर। ये होती है आपकी कौन सी? पश्चिम। पूरब के विपरीत पश्चिम, उत्तर के विपरीत ये कौन सी होती है आपकी? दक्षिण। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके से। अब जी कहां पे बैठा हुआ है? दक्षिण पूर्व दिशा में। देखिए, दक्षिण पूर्व कहां है? ये दक्षिण है, ये पूरब है। तो दक्षिण पूर्व दिशा ना तो पूरब है ना दक्षिण है, जो कि दक्षिण पूरब है, मतलब बीच की सेक्शन आएगा। तो मतलब यहां पर बैठा हुआ है जी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पूरब, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूरब, 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। तो यहां पर बैठा हुआ है जी, और सभी लोग बस एक ही बैठा हुआ है। तो कठिन देखिए क्वेश्चन उसने ऐसे कर दिया कि व्यक्ति को और उसके बिठाने की दिशा का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कि एच पश्चिम दिशा में बैठा है, क्या ये सही है, ये नहीं है, ये बताना है। क्या बी उत्तर दिशा में बैठा है या नहीं बैठा है, या सी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, या ई दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठा है, देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब वामावर्त बिठाना शुरू करना है। और कैसे? जब उसने कोई क्रम नहीं दिया, देखिए उसने ऐसे तो नहीं दिया कि जी के पास बैठा है, डी के पास नहीं बैठा है। तो जब कोई क्रम नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि ABCD लाइन से बिठा रहा है, ABCDEFG को लाइन से बिठा रहा है। तो कैसे बिठाएंगे? वामावर्त बिठाना है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में बैठाना, और इस तरीके से बिठाना है कि जी इधर आए। तो देखो, मैं ऐसे बिठाने की कोशिश करता हूं। यहां बिठाता हूं A को, यहां बिठाता हूं B को, यहां C D E F G, बिल्कुल सही, और H यहाँ पे आ गया। देखिए बिल्कुल क्रम जी का उसने दिया हुआ था, कल दक्षिण पूरब,
हमने ए को इस तरीके से बताया कि जी इधर ही आ जाए बिल्कुल क्रम पे, ऐसा इधर यहां बैठा देते तो फिर जी यहां पर चला जाता। देखिए ए को यदि यहां बैठा देते तो ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन जी तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो हमें सेटअप जी के अकॉर्डिंग जमाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? अब जी के अकॉर्डिंग सेटअप मैंने, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ना कि दक्षिणावर्त, ना कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब तो आपको आंसर सारे मिल ही गए। एच पूरब दिशा में बैठा है, डी पश्चिम में बैठा है, ये उत्तर है, ये कौन सी डायरेक्शन में बैठा है? ए उत्तर पूरब में बैठा है। देखिए ये पूरब, ये उत्तर, उत्तर पूरब में। ए किस में बैठा? उत्तर पूरब दिशा में बैठा हुआ है। सी किस में बैठा हुआ है? देखिए ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है सी। ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ई किस में बैठा हुआ है? दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ए नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ है, सी नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ है, ई वेस्ट साउथ में बैठा हुआ है। समझ गए होंगे आप। अब कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं, बता दो। एच पश्चिम दिशा में बैठा है क्या? तो एच पश्चिम दिशा में नहीं बैठा, कहां पे बैठा है? पूर्व दिशा में। तो यही वाला ऑप्शन सही नहीं है, पहला वाला, क्योंकि एच पश्चिम में नहीं बैठा है। लेकिन और बाद बाकी के भी देखेंगे ना। बी उत्तर में बैठा है क्या? बिल्कुल सही बात है, बी उत्तर में बैठा है, तो ये तो सही ऑप्शन है। सी उत्तर पश्चिम में बैठा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में बैठा है क्या? बिल्कुल सही बात है, सी उत्तर पश्चिम में बैठा हुआ है। देखिए ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। ई दक्षिण पश्चिम में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पश्चिम में ई बैठा हुआ है, साउथ वेस्ट में बैठा हुआ है। तो केवल एच पश्चिम में नहीं बैठा। एच कहां पे दिख रहा है आपको? देखिए पूरब दिशा में दिख रहा है, तो एच पूरब दिशा में दिख रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये वाला युग्म सही नहीं है। अब यदि आपको प्रैक्टिस होती, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आप तुरंत गोला बनाते। आपको पता रहता 360 डिग्री मतलब 8 पार्ट करने मतलब 45 डिग्री के, 4 पार्ट करने मतलब 90 डिग्री के करने हैं। 360 में 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, 90 बार कटेगा। तुरंत बिठाते आप, देखते तुरंत आंसर हो जाता। आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ता। फेस इट टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ मुख करके बिठाओ, ठीक है। और बाई तरफ ही जा रहे थे हम इसमें, ठीक है ना। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, बस सीधी सीधी सी बात है। अब देखिए आप ध्यान से, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, जोया बैंक से बाहर निकलने के, देखिए राइटिंग हैंड राइटिंग क्लियर ना दिख रही है तो मैं बोल रहा हूं उसे। जोया बैंक से बाहर निकलने का 14 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लिया करें इस प्रकार के। जब भी आपको दिशा और दूरी का प्रश्न मिले, सबसे पहले डायरेक्शन बनाना, बाद में प्रश्न पढ़ना। सबसे पहले डायरेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम मैं आपको उसमें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सवाल गलत कभी नहीं होगा आपका। दक्षिण, ये उत्तर, ठीक है। जोया कम आउट ऑफ द बैंक, जोया बैंक से बाहर निकलने के बाद 14 मीटर उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ वार्ड चलती है। 14 मीटर किसकी ओर चलती है? ठीक है, उत्तर की ओर 14 मीटर चला लो। अपने मन से उत्तर की ओर 14 मीटर चला दो और उसको मार्क कर लो। हमेशा साथ में मार्क करते चलना है, नहीं तो प्रश्न जीवन में नहीं बनेगा, याद रखना। यदि आपने नहीं मारा तो आपने यदि यहाँ मार्क नहीं किया है इसको कि 14 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका सवाल ही छूट जाएगा, फिर नहीं घुसेगा, फिर आपके माइंड में नहीं घुसेगा वो सवाल, फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और ये आपके क्वेश्चन छूटते चले जाएंगे। इसलिए तुरंत की तुरंत मार्क करें। उत्तर की ओर कितनी चली? 14 मीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ी। बाईं मतलब ये उत्तर की ओर जा रही है, तो बायां हाथ इस तरफ और दायां हाथ इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ। साफ ही दिखाई दे रहा है आपको। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका दायां हाथ इधर और बाएं, तो बाईं तरफ मुड़ रही, लेफ्ट मुड़ रही है। लेफ्ट रुक 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर चला दो। देखिए ये 20 मीटर, बस इसको मार्क करना है। ऐसे आप डंडे से मार्क कर, जिससे आपको पता रहेगा कि ये दूरी 20 मीटर है, ये दूरी 14 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाएं मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ दिया, फिर 36 मीटर चली। देखिए अब 36 मीटर आप कैसे चलाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 36 यहां चला दूं सर, इतना 36 होगा, या फिर इतना 36 होगा, आपको क्या पता, या फिर इतना 36 होगा, नहीं पता मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 36 मीटर बाएं चलाना है। बाएं चलाना है मतलब इधर है, तो अब बाएं हाथ इधर की तरफ होगा, दाएं हाथ ऊपर की तरफ होगा। उसको समझ रहे हैं ना आप खुद ही उत्तर में गए और फिर इधर की तरफ मुड़ गए, तो आपका दाएं इधर और बाएं इधर, तो बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ना है उसे। तो आपको ये दूरी ऑलरेडी दी हुई है 14 मीटर,
और आपको चलाना कितना है 36। तो देखिए ये वाली दूरी तो बराबर हो गई। तो 14 मीटर इसको मैं यहाँ चला देता हूँ। 14 मीटर मैंने यहाँ चला दिया। अब चलाना कितना है, देखिए 36 मीटर चलाना है उसे। 36 में तो 14 घटा दीजिए आप, कितने बच रहे हैं आपके 36 में से? जैसे आपने 14 घटाए तो आपके कितने बच रहे हैं? 36 में 22 बचेंगे। 22 बचे तो 22 मीटर आप और नीचे चला दीजिए इसको। ये चल गया देखिए 22 मीटर। आप 36 मीटर मत चलाओ, तोड़ के चलाओ। जब आप अक्षों को, एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो और दूरी ज्यादा हो, मेरी बात समझिए, जैसे कि आपने एक्सिस को क्रॉस कर रहे थे, एक्सिस के पहले आता तो आप उतनी दूरी मार्क करते, लेकिन एक्सिस को जब आप क्रॉस करते हैं तो 14 मीटर तो ये चले, 22 मीटर, तो आपको 36 मीटर ना लग करके 14 और 22 लगे। इससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आपको एक ही बार में आपका लास्ट में जब आप पहुंचेंगे या उत्तर देने की स्थिति में आएंगे तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो पहले 14 और 22 को तोड़कर लिख दी, 36 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मतलब इधर की तरफ आएगा बाएं। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बाएं दाएं कैसे जा रही है। फिर बाएं मुड़ी और 65 मीटर चली। देखिए 65 मीटर चली है, तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कहाँ? तो देखिए क्रॉस करेगी 65 मीटर, क्योंकि 20 मीटर तो यही दूरी है। आपको आसपास देख लें, दूरी मिल जाएगी। जैसे मुझे ये पता चलनी थी तो मैंने इधर देख लिया था, पहले से ही मार्क था 14 मीटर। अब मुझे 65 मीटर चलना था, देखो 20 तो ये है, और 20 और कितनी और चलेगी इधर तक, तो ये 20 चल गई, ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। और हमें चलाना कितना है? 65 मीटर चलाना है, तो 20 मीटर ये और 45 और चला दो, 45 आगे निकल जाएगी यहाँ पे 45 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 45 मीटर आगे चली गई। उसे बैंक की पूरब दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक की, ये बैंक था, यहां से चलना शुरू किया, उसे बैंक की पूरब दिशा में, तो बैंक की पूरब दिशा ये कितने मीटर चलने की कह रहा है? 45 मीटर दूरी पर स्थित है। तो अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा और उसकी कितनी दूरी तय करनी होगी? मतलब अ बैंक इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ हॉस्पिटल इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ 45 मीटर टू द बैंक। मतलब ये अस्पताल है, अस्पताल बैंक के पूरब की दिशा में है। मतलब अ हॉस्पिटल इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बैंक। इस तरीके से इंग्लिश की लैंग्वेज बना करके आएगी, ठीक है ना। तो हमने मान कर लिए कि ये साहब अस्पताल है ना, और ये कितनी दूरी पर है? यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 45 मीटर। अब जी कैसे पता चल रहा है कितनी मार्क करनी है? इसी की, ये भी तो 45 मीटर है, तो इधर 45 मीटर की है, मार्क कर दो आप। और इसको कहां पर पहुंचना है? अंतिम रूप से अस्पताल पहुंचने के लिए किस दिशा में मुड़ना होगा और कितनी दूरी तय करनी होगी? तो सबसे पहले बताइए, जो इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से तो बाईं ओर मुड़ेगी, तभी तो अस्पताल पहुंचेगी, और कितनी दूरी तय करेगी ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। ये दूरी आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? कि ये पता नहीं है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता है ये कितनी है? 22 मीटर। तो समांतर रेखा है पैरेलल लाइन से, तो ये भी 22 मीटर और ये भी चलेगी तो ये भी 22 मीटर। तो अब चूंकि वो यहां पर है और उसे पहुंचना है यहाँ पर अस्पताल में पहुंचना है, तो अस्पताल में पहुंचने के लिए पहली बात तो वो यहां से बाएं मुड़ेगी और कितने मीटर चलेगी? 22 मीटर चलेगी। तो बाईं और 22 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। देखिए जब आप तोड़ करके पहले से ही लिखना शुरू कर देंगे 14 मीटर, तो आपको अपने आप ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रश्न आपसे तुरंत बन जाएगा। अब बहुत से लोग उसी में घुमाते रहते हैं, बाएं मोड़ेंगे दाएं मोड़ेंगे, फिर भूल जाते हैं दूरियों को, प्रश्न छूट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में होता है ऐसा, लेकिन बाद में ऐसा होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। PQRS ने इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन सीखी। P व R ना स्पेनिश सीखी। P व R ने स्पेनिश नहीं सीखी है। मतलब P and R have not learned स्पेनिश। S ने फ्रेंच सीखी है। तो 4 लोग हैं, 4 लोगों को आप ऐसे लिख दिया करो, हटा, बस खेल खत्म। S ने क्या सीखी? और 4 लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। तो आप अंग्रेजी इंग्लिश में पूरा हिंदी में लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है ना, स्पेनिश और जर्मन, जैसे जर्मन कर लो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि एस ने फ्रेंच सीखी है, तो जिसने एस ने क्या सीखी है? फ्रेंच सीखी है। तो फ्रेंच सीख दी और इसको यहां से काट दो, या फ्रेंच सीख ली उसने, काट दो। एस तो फ्रेंच सीख चुका है, अब आपको इन तीनों में से चुनाव करना है। पी व आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, तो पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, चूंकि 4 ही इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लो। पी और आर में स्पेनिश नहीं लिखना है। और पी ने जर्मन भी नहीं सीखी। देखिए पी ने
और आर ने स्पेनिश तो सीखी ही नहीं थी, तो स्पेनिश तो पी ने भी नहीं सीखी होगी और स्पेनिश आर ने भी नहीं सीखी होगी, ठीक है ना। और पी ने जर्मन भी नहीं सीखी, तो पी ने जर्मन भी नहीं सीखी। तो अब जर्मन नहीं सीखी, जे नहीं सीखी, ठीक है ना, जर्मन नहीं सीखी और स्पेनिश नहीं सीखी और फ्रेंच ऑलरेडी कटा हुआ है, तो जर्मन नहीं सीखी, ये नहीं सीखी। जब ये दोनों भी पी ने नहीं सीखे तो बचा क्या उसके पास ऑप्शन, केवल इंग्लिश सीखने का बचा है, तो इंग्लिश सीखी होगी उसने। यहां से हम इंग्लिश लिख देंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। मेरी बात को समझो, देखो पी ने, देखो पहले तो एस ने फ्रेंच सीखी तो फ्रेंच मैंने काट दिया। अब आपके पास तीन ऑप्शन है पी को सिखाने के लिए, पी को तीनों में से एक भाषा सिखाना है, लेकिन वो भाषा में कह रहा है कि उसने पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, तो आर ने भी नहीं सीखी, तो स्पेनिश तो सीखी नहीं, और पी ने जर्मन भी नहीं सीखी, और पी ने जर्मन भी नहीं सीखी, तो अब उसने स्पेनिश जर्मन नहीं सीखी, तो ऑप्शन बचा इंग्लिश, तो पी ने इंग्लिश सीखी है। और प्रश्न पूछ रहा है तो इंग्लिश किसने सीखी, तो देखो आपका आंसर ही आएगा, आपको बात बाकी करने की जरूरत ही नहीं। इंग्लिश किसने सीखी, साहब पी ने सीखी इंग्लिश, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पी ने इंग्लिश सीखी, पी हैज लर्न्ड इंग्लिश। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी मेहनत से। देखिए आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, अब इसमें बाद बाकी यदि आप निकालना चाहते हैं नॉलेज के लिए, तो देखिए आर ने इंग्लिश भी कट चुकी है, इंग्लिश भी पी सीख चुका है, आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, तो उसने क्या सीखी होगी, जर्मन, तो यहाँ पे जर्मन आ गया, जर्मन भी। अब बचा क्या, स्पेनिश, तो क्यू ने स्पेनिश सीखी होगी। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अगली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, मेहनत करते रहिए, जब तक के लिए।